नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों आपके लिए 6 अप्रैल का पेपर था अपना राजस्थान पीएसआई का रीजनिंग और मैथ्स का सॉल्यूशन आज हम कर रहे हैं इनका। ठीक है, चलिए किस तरह के एग्जाम्पल आए थे रीजनिंग में सबसे पहले ये देखते हैं। ये सबसे पहले स्टेटमेंट अजम्पशन से एग्जाम्पल पूछा गया था। क्या कह रहा था सुनिए। यहाँ पर कह रहा था कि कई शैक्षिक संस्थानों ने ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को अपना लिया है। बात किसकी हो रही है बेटा? ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को अपना लिया है। ठीक है, अब इससे पूर्व धारणा क्या लगेंगी वो आपको पता करना है। पहले में लिखा है आजकल सभी विद्यार्थी कंप्यूटर में पारंगत हैं। अब देखो, सभी विद्यार्थियों वाली बात हो रही है। अगर इसकी जगह आगे सिर्फ एक लाइन लगा देता कि हो सकता है, क्या लगा देता? हो सकता है आजकल सभी विद्यार्थी कंप्यूटर में पारंगत हैं, तो ये वाली बात जो है पूर्व धारणा क्या हो जाती? सही हो जाती। पर सभी विद्यार्थियों के लिए अगर देखो सभी विद्यार्थी, अगर ये सभी विद्यार्थी वाली बात करें तो सभी विद्यार्थी वाली बात जब सही हो सकती थी जब सारी की सारी परीक्षाएं ऑनलाइन ही हो रही होती, ऑफलाइन कोई परीक्षा नहीं हो रही होती। तो सभी वाली बात एक तो हो सकता है जब कहता तो ये सही होता। दूसरा, अगर आपसे कह देता कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली अधिक कुशल है, ये बात लिख के देता, प्रणाली के बारे में बात लिख के देता कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली बेहतर है, तो पूर्व धारणा सही होती। फिलहाल सभी विद्यार्थियों वाली बात जो है वो सही नहीं हो सकती, पहली पूर्व धारणा होगी गलत। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली पूर्णतः सुरक्षित है और पेपर लीक में होने की संभावना शून्य। ये शून्य वाली बात ना, यहां पर संभावना कम कहता। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली पूर्णतः सुरक्षित है और पेपर लीक होने की संभावना कम है ऐसा कहता, पर शून्य लिख दिया। इस कारण से ये पूर्व धारणा भी सही नहीं होगी, दोनों पूर्व धारणाएं गलत होंगी। सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था रीजनिंग में। सेकंड ये पूछा गया था आपके 5 विद्यार्थी PQRST एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक अर्जित किए हैं। क्यू ने कम से कम 2 विद्यार्थियों से अधिक अंक अर्जित किए हैं। टोटल मिलाकर जो लोग हैं ये 5 हैं। क्यू ने कम से कम 2 से अधिक, कम से कम 2 से अधिक का मतलब ये है कि क्यू की जो संभावना है, क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू जो है वो यहां आ सकता है, यहां आ सकता है और यहां आ सकता है अभी तक के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे कह रहा है कि टी ने एस से अधिक, टी ने एस से अधिक परंतु आर से, परंतु आर से अधिक, टी ने एस से कम। ओके, टी ने एस से कम परंतु आर से अधिक अंक अर्जित किए हैं। एस ने पी से कम, एस ने जो है वो पी से कम अंक अर्जित किए। क्यू ने अधिकतम अंक अर्जित नहीं किए, इसका मतलब क्यू की संभावना यहां जो है वो नहीं हो सकती। अब इसकी दो तरीके से जो है आप इस पंक्ति को बना सकते हैं। दो तरीके से कैसे बना सकते हैं कि सर क्यू को सेकंड नंबर पे अगर मैं आप लिख देंगे तो फर्स्ट पे जो है वो कौन आ जाएगा? पी एस टी और आर। क्यू को अगर मैं थर्ड पे लिख देता हूं बच्चों तो पी एस टी और आर। क्यू जो है सेकंड नंबर पे आ सकता है और क्यू जो है वो थर्ड नंबर पे भी आ सकता है। यहां लिखा है क्यू द्वितीय स्थान पर रहेगा, ये बात सही है। क्यू तृतीय स्थान पर रहेगा, ये बात भी सही है। और दोनों वाली कंडीशन एक साथ तो आ नहीं सकती हैं, कंडीशन दो हैं, तो आइदर वाली कंडीशन लग जाएगी कि या तो फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है। ऑप्शन की बात करें तो सेकंड नंबर का ऑप्शन, या तो कथन फर्स्ट या कथन सेकंड जो है वो सत्य है। सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर लिया जाएगा। बढ़ते आगे, ये आपके पूछा गया था स्टेटमेंट कंक्लूजन से। विनिर्माण उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं, ये लिखा है। सभी विनिर्माण उद्योग बंद कर दिए जाते तो पर्यावरण में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। अकेला यही कारण नहीं है, तो इस कारण से ये निष्कर्ष फर्स्ट वाला माना जाएगा गलत। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न जो है बुकलेट में है, आप देख सकते हैं। पिछले वाला भी अजम्पशन वाला बुकलेट वाला ही क्वेश्चन है, उसी तरह का है, ये भी आप देख सकते हैं। सभी प्राकृतिक संसाधन विनिर्माण उद्योग द्वारा बर्बाद किए जाते हैं, ये बात भी क्या है? गलत है। दोनों बातें क्या हैं? गलत होंगी। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल सीरीज का है, इसको अपन कितना लिख सकते हैं? 25/4 लिख सकते हैं, 50/4 7 लिख सकते हैं इसको। इसको 8 या 24, 25/3 लिखेंगे और इस ये है 10। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ गुणा कर दीजिए 3 से, ठीक है, और यहाँ गुणा कर दीजिए 10 से,
तो कैसे लिखेंगे? 25/4, 50/7, 75/3 और 100/10। क्लियर है? अब अगली सीरीज पूछ रहा है, यहाँ पे 25-25 का अंतर है तो अगला 125 आएगा। यहाँ पर 4 और 3 7, 7, ठीक है। यहाँ पर ये 9 आएगा। हाँ, ये 2 का अंतर है, ये 1 का अंतर है। यहाँ अंतर 0 का करने के लिए आपको क्या है, 10 लिखना पड़ेगा। 10 का जब भाग लगाएंगे तो 12.5, 12.5 का मतलब है 12.5। एक नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। या फिर मल्टीप्लाई, यहाँ भी सबको 100 के करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके अकॉर्डिंग करोगे तब भी आंसर जो है वो यही आएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था। इसमें क्या सीरीज चल रही है देखना एक बार। यहां पर सीरीज की बात करें तो यहां पर GT अपोजिट है, ये ऐसे कैसे अक्षर गए हैं, ये लव अपोजिट है, ये मन अपोजिट है, और ये ऐसे कैसे रखा है। इसी क्रम में हमें आंसर चाहिए। यहां से हनी सिंह आ गया, H ऐसे के ऐसे, E लास्ट में, यहां से अपोजिट लेंगे आजा, यहां से कोरेक्स, और ये R ऐसे के ऐसे। ऑप्शन की बात करें HH ZR XE, ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, परिवार में 6 लोग हैं, E B की पुत्री है, E जो है वो B की पुत्री है, A B का भाई है, A B का भाई है, आगे लिखा है C A का पिता है, C A का पिता है, D E का भाई है, D E का भाई है, F C की पत्नी है, F C की पत्नी है। आपसे पूछ रहा है डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा कौन होगा यहाँ पर? ए। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा? 3rd नंबर का ऑप्शन होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल, अच्छा, तो ये रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स वाले सर आपको अब जो है आगे का सॉल्यूशन कराएंगे। आइए सर, मनीष सर आप सॉल्व करा दीजिए। हाँ जी, स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पेपर की सॉल्यूशन की। 6 अप्रैल को जो अपना पेपर हुआ था उसमें मैथ के 4 क्वेश्चन थे, चारों बेहतरीन क्वेश्चन थे। 5 अप्रैल की अपेक्षा 6 अप्रैल के बारे में कह सकते हैं कि क्वेश्चन अच्छे लेवल के मैथ के पूछे गए थे। समझते हैं क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आपको सॉल्यूशन समझाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको 6 अप्रैल को PSI वाले में ये देखने को मिला था कि 3 अंकों की एक संख्या है जिसका नाम क्या दिया, ABC। जहां क्या कह रहा है कि ABC भिन्न भिन्न है, ABC भिन्न भिन्न है मतलब तीनों अंक क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। साथ साथ में कंडीशन दिया कि जो B है वो A + C के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपको बताना है ऐसी संभावित 3 अंकों की संख्या की कुल कितने जोड़े बनेंगे, कितनी संख्या बनेंगे, ये आपको बताने हैं। ओवरऑल ये है कि सर 3 अंकों की संख्या है ABC, क्लियर है। इसमें कंडीशन दिया कि हमेशा ध्यान रखना है कि B का मान A और C के योग के क्या होगा, बराबर होगा। और इस तरीके से आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है और 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी बनाने के बाद काउंट करके ऑप्शन पे टिक लगाना है। एक तो तरीका क्या है कि आप बनाते जाओ, दूसरा तरीका क्या है कि थोड़ा सा लॉजिक को समझने का प्रयास करेंगे जिससे क्या होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो सकता है। कैसे, तो जरा यहां पे समझने का प्रयास करना। मुझसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A, B और C तीनों अलग अलग है। लिखा है ना कि ABC तीनों भिन्न भिन्न है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। अब मैं सोचूंगा कि कंडीशन मुझे दिया है कि B का मान A और C के योग के बराबर है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं B का मान क्या क्या ले सकता हूं। तो जैसे अगर मान लो मैंने B का मान 0 ले लिया, यहां पे गौर से सुनना, अगर मैंने B के जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A का मान भी 0 लेना पड़ेगा और C का मान भी 0 लेना पड़ेगा, तभी तो इनको जोड़कर मैं 0 ला पाऊंगा। और अगर ऐसा हो गया तो सर ABC तीनों बराबर हो गया और तीनों 0 0 0 हो गया, तो क्या ये 3 अंकों की संख्या बनी क्या? नहीं। तो आप कहोगे कि सर B का मान कभी भी हम 0 नहीं रख सकते, ये बात मेरे पास क्लियर है। और चूंकि ये संख्या है और ABC क्या है, अंक है, तो अंक टोटल 0 से लेकर 9 तक 10 ही होते हैं, तो इन्हीं 10 में से कोई ना कोई अंक आएगा, इसके अलावा कोई और अंक आ नहीं सकता। उसके बाद अगर मैं सोचूं कि क्या मैं B का मान 1 ले सकता हूं, तो अगर आप B का मान 1 लोगे तो आपकी मजबूरी है कि सर इन दोनों को जोड़कर 1 आना चाहिए।
अब खुद सोचकर देखो, अगर मैंने बी का मान 1 लिया तो मुझे या तो ए का मान 1 लेना पड़ेगा या तो सी का मान 1 लेना पड़ेगा, मतलब एक वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, दूसरा वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, तभी तो जोड़कर हम 1 ला सकते हैं। और जैसे ही ये होगा तो यहां ए और बी बराबर हो जाएंगे या बी और सी बराबर हो जाएंगे, तो सर ये वाला कंडीशन भी फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी सी आपस में बराबर नहीं हो सकता। वैसे ही मैंने सोचा अगर मैं बी का मान 2 ले लूं, बी का मान 2 लूंगा तो यह कैसे इनके बराबर हो सकता है, तो सर ए और सी दोनों का मान 1 लेना पड़ेगा, तभी तो इनको जोड़कर 2 आ सकता है। बोलोगे जी सर, तो सोच के देखो कि सर ए और सी हम बराबर ले सकते हैं क्या? नहीं, मतलब बी का मान 2 भी संभव नहीं है। इसका मतलब आपको सबसे पहले यह निकालना था कि सर बी का मान क्या क्या संभव हो सकता है। तो सर बी का मान 0 1 2 संभव नहीं है, मतलब बी के जगह पे हम 0 1 2 नहीं डाल सकते। तो सर डाल क्या सकते हैं? तो जैसे मैं यहां पे समझाऊं, सर बी का मान 3 लिया जा सकता है क्या? अब सुनना मेरी बात को बहुत गौर से, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। बी का मान 3 लिया जा सकता है क्या? जी सर बिल्कुल लिया जा सकता है। कैसे? तो अगर मैं ए का मान 1 ले लूं, सी का मान 2 ले लूं, तो और बी का मान 3 ले लूं, तो आप कहोगे ना कि सर बी बराबर ए प्लस सी, बी बराबर ए प्लस सी। बी का मान मैंने 3 रखा तो ए का मान 1 और सी का मान 2, 2 और 1 कितना? 3, तीनों अलग अलग भी है और ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, मतलब बी का मान 3 लिया जा सकता है। अच्छा, बी का मान अगर मैं 3 ले लूंगा तो कितने पेयर बन जाएंगे? सबसे पहले ये चेक करो। तो बी का मान अगर मैं 3 लूंगा तो 2 पेयर बनेंगे। कौन सा? एक तो संख्या बनेगा 132, दूसरा संख्या बनेगा 231। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गया कि सर अगर मैं बी का मान, सुनना मेरी बात को गौर से, अगर मैं बी का मान कितना लेता हूं? 3 लेता हूं, तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। या कितनी संख्या बनेगी? संख्याओं के पेयर कितने बनेंगे? तो सर 2 पेयर बनेंगे या 2 संख्या बनेगी। वैसे ही अगर मैं बी का मान 4 लेता हूं, 3 के बाद अब मैं क्या लूंगा? 4 लूंगा। बी का मान अगर मैंने 4 लिया तो सर ए का मान मुझे 1 लेना होगा और सी का मान मुझे 3 लेना होगा, तभी तो 3 और 1 4 के बराबर होगा। जी सर। दूसरा, अगर मैं बी का मान 4 लूं तो मैं क्या ले सकता हूं? 3 और 1, तभी तो ये 3 1 कितना बनेगा? 4। अगर मैं बी का मान 4 लूं तो ए और सी का और मान क्या लिया जा सकता है? तो आप क्या कहोगे? नहीं सर, अब इसके अलावा कुछ संभव नहीं है। मतलब ये है कि अगर मैं बी का मान 4 लूं तब भी कितनी जोड़े संभव है, कितने पेयर संभव है या कितनी संख्या संभव है? तो आप कहोगे 2। ठीक है, आगे समझना अगले स्लाइड में या यहीं पे समझ लो कि सर अगर ए बी सी है और मैंने आपसे कहा कि बी का मान अब मैं 5 लेता हूं। पहले मैंने बी का मान 3 लिया, फिर बी का मान मैंने 4 लिया, बी का मान 3 लिया तो कितनी संख्या बनी? 2। कितने जोड़े बने? 2। बी का मान 4 लिया तो कितने जोड़े बने? 2। अब मैं बी का मान अगर 5 लेता हूं तो कितने जोड़े बनेंगे? तो मैं ये कह सकता हूं बी 5 है तो सर मुझे इन दोनों को जोड़कर 5 लाना पड़ेगा, तो ये 2 और 3 चल जाएगा। बोलो। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, जैसे देखो कि सर ए का मान 1 रख लूं, सी का मान 4 रख लूं, तो 4 और 1 5। दूसरा ये भी कह सकते हो ये 4 रख लूं, ये 1 रख लूं तो 5 बन जाएगा। तीसरा ये भी कह सकते हो ये 2 ये 3, तो 3 और 2 5 बन जाएगा। चौथा ये भी कह सकते हो ये 3 और 2 तो ये 5 बन जाएगा। तो यहां से कितने पेयर बन रहे हैं? तो यहां से भी सर कितने पेयर बन रहे हैं? कितनी संख्या बन रही है? 4 संख्या। क्लियर है? अगला एक और देख लो। जैसे मान लो मैंने ए बी सी में बी का मान आपका क्या ले लिया? 6। तो सर कितनी संख्या बन जाएंगे? कितने पेयर बनेंगे? तो आप कहोगे सर 6 बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? ये 1 ये 5। 6 बनाने के लिए ये 5 और ये 1 रखा जा सकता है। इसको 6 बनाने के लिए ये 2 और ये 4 रखा जा सकता है। इसको 6 बनाने के लिए 4 और 2 रखा जा सकता है। तो यहां से टोटल कितने पेयर बने? तो आपने कहा सर यहां से भी टोटल कितने पेयर बने? 4। अब या तो इसी तरीके से बी का मान 6 के बाद 7 लो, 7 के बाद 8 लो, 8 के बाद 9 लो। बी का मान 9 से ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बी तो अंक है और अंक 0 से लेकर कहां तक होता है? 9 तक, जिसमें से शुरुआत के ये 3 अंक तो हम बी के जगह रख नहीं सकते थे। तो शुरुआत कहां से करी हमने? 3 से। 3 के बाद 4 लिया, 4 के बाद 5 लिया, 5 के बाद 6 लिया और हमने काउंट करना शुरू किया कि अगर 3 लेंगे तो 2 संख्या बनेगी, 4 लेंगे तो 2 संख्या बनेगी, 5 लेंगे तो 4 संख्या बनेगी, 6 लेंगे तो 4 संख्या बनेगी। इसके बाद 7 से बनाओगे, 8 से बनाओगे और 9 से बनाओगे और सबको काउंट करके लिख दोगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पेयर ना बनाकर एक पैटर्न पकड़ लो। पैटर्न क्या पकड़ लो? तो जरा गौर करो। सर मुझे एक बात आप समझा सकते हैं कि बी का मान 3 लिया तो बी क्या है? 3 क्या है? एक विषम संख्या है। बी का मान मैंने 5 लिया तो 5 क्या है? एक विषम संख्या है। तो आप गौर करना और बहुत गौर से समझना कि अगर मैंने बी का मान 3 लिया और 3 क्या है? एक विषम संख्या है, तो मैंने कहा कि जोड़े कितने बने? 2 बने। संख्याएं कितनी मिली? 2 बनी।
ठीक है। अगर मैंने b का मान 5 लिया और 5 भी क्या है, विषम संख्या है, तो मैंने कहा यहां पेयर कितने बने, 4 बने। पैटर्न क्या दिख रहा है, पैटर्न ये दिख रहा है कि जितना भी b का मान लूंगा उससे एक कम क्या बनेगा, पेयर बनेगा। जैसे b का मान मैंने 3 लिया तो पेयर कितने बने, 2। b का मान मैंने 5 लिया तो 5 में एक कम कर दो, पेयर कितने बने, 4। तो यहां से मुझे एक पैटर्न पता चला। क्या पैटर्न पता चला कि b अगर मेरा ऑड है, b मेरा क्या है, ऑड है, तो सर पेयर क्या बनेगा, तो b का मैं जितना भी मान लूंगा उसमें से एक कम कर दूंगा, वही मेरा पेयर बनेगा। और b अगर मेरा इवन है, इवन मतलब b की जगह मैंने सम संख्या ले ली। जैसे यहां पे देखो 4 क्या है सर, सम संख्या है, बोलो हाँ या ना। b के जगह मैंने सम संख्या ले ली, 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो पेयर कितने बने, 2। वैसे ही b के जगह मैंने 6 लिया, b के जगह मैंने 6 लिया और 6 क्या, एक सम संख्या, तो पेयर कितने बने, 4। तो आप क्या गौर कर रहे हो, तो गौर करो कि सर अगर मैंने b का मान 4 लिया तो मेरे पास जोड़े कितने बने, 2, मतलब 4 में से 2 कम कर दिया, जोड़े कितने बने, 2। वैसे ही अगर मैंने b का मान 6 लिया तो सर मेरे पास जोड़े कितने बने, 4। कैसे, तो सर 6 में से 2 कम कर दिया। इसका मतलब क्या, अगर b का मान मैं सम संख्या लूंगा तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 2। कितना कम करना पड़ेगा, 2। अब समझ के देखो, समझ के देखो, सर b का मान अगर मैंने 3 लिया तो कितने जोड़े बन जाएंगे संख्या के, 2, क्योंकि ये क्या है, ऑड है। ये क्या है, सुनना मेरी बात को, ये 3 है तो जोड़े कितने बनेंगे, 1, क्योंकि यहां से 1 कम कर देंगे, कि ऑड में क्या करना है, 1 कम करना है। अगर मैंने b का मान 4 लिया तो यहां से 2 कम कर दूंगा, जोड़े कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है। अगर मैंने b का मान 5 लिया और 5 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इससे 1 कम, कहने का मतलब कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे। b का मान मैं 6 लूं तो 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो यहां से 2 कम कर दोगे तो यहां कितने जोड़े बनेंगे, 4। वैसे ही b का मान मैं 7 लूं तो यहां जोड़े कितने बन जाएंगे, तो सर 6 बन जाएंगे। b का मान मैं 8 लूं तो यहां जोड़े कितने बनेंगे, तो सर यहां पे भी जोड़े टोटल कितने बनेंगे, 6। और b का मान मैं 9 लूं तो यहां जोड़े टोटल कितने बनेंगे, 8। और b का मान 9 से ज्यादा रख नहीं सकते क्योंकि लास्ट अंक हमारे पास क्या होता है, 9। तो इस प्रकार से अगर मैं टोटल जोड़ने बैठूं तो जोड़ो, 8 और 6 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 4 28, 2 30 और 3 और 2 कितना, 32। तो टोटल कितनी ऐसी संख्या बनेंगी, सर 32 ऐसी संख्या बनेंगी। टोटल कितने ऐसे संख्या बनेंगी, 32 ऐसी संख्या बनेंगी जिसमें b बराबर a प्लस सी होगा और तीनों आपस में बराबर नहीं होगा। पैटर्न क्या पकड़ना था, तो ये पकड़ना था कि b का मान अगर मैंने विषम ले लिया तो जितना विषम लिया तो भैया उसमें से 1 कम कर देंगे, उतने ही पेयर बनेंगे। b का मान मैंने अगर सम संख्या लिया तो 2 कम कर देंगे, उतने ही पेयर बनेंगे। और यही बात मैं यहां पे आपको समझा रहा था कि 3 लिया तो 3 में से 1 कम किया, 2 पेयर। 5 लिया तो 5 में से 1 कम किया, 4 पेयर। वैसे ही 7 लेते तो 7 में से 1 कम करके 6 पेयर बनता। वैसे ही 9 लेते तो 9 में से 1 कम करके 8 पेयर बनता। सेम 4 लिया सम संख्या तो 2 कम कर दो, 2 पेयर बना। 6 लिया सम संख्या तो 2 कम कर दो, 2 4 पेयर बना। तो मैंने कहा सम संख्या होगा तो 2 कम करके पेयर बनेगा और विषम संख्या होगा तो 1 कम करके पेयर बनेगा। इस हिसाब से टोटल कितनी संख्या बनेंगी, 32 संख्या, जो किस कंडीशन को फॉलो करेंगी, इस वाले कंडीशन को फॉलो करेंगी कि b बराबर a प्लस सी और a b c आपस में बराबर नहीं होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आप पैटर्न नहीं भी पकड़ते तो इसके बाद b के जगह 7 8 9 रख के चेक कर लेते, इतने ही जोड़े बनते और आपका आंसर निकल कर आ जाता। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आंसर इसका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 32। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किन्हीं दो संख्या p और q के लिए p प्लस क्यू रेशियो p माइनस क्यू रेशियो p गुना क्यू 7 रेशियो 1 रेशियो 60 है। साथ साथ में यह भी कह रहा है कि p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, r स्क्वायर के है। ठीक है, मतलब p का स्क्वायर करेंगे q का स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो r स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक आपको समझा देता हूं। आप सब ये बात जानते हैं कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और आप सब ये भी जानते हैं कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और आप ये भी जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाया जाए तो रिजल्ट क्या होता है, 4ab। बोलो हाँ या ना। अब यहां a और b की जगह p और q की बात कर रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, सुनना बहुत गौर से मेरी बात को, माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यह किसके बराबर होगा, 4 गुना p गुना q के, क्योंकि a और b की जगह p और q ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, सर p प्लस क्यू का मान कितना है, 7 है।
अनुपात के मान को अगर मैं x मान लूं तो मैं 7x लिख सकता हूं क्या, मतलब p प्लस क्यू 7x है इसका स्क्वायर। p माइनस क्यू कितना है, तो सर आपने कहा 1 है, 1 है तो सर अनुपात का मान मैंने x लिया तो यह x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 4 गुना p गुना q कितना है सर 60 है, तो 60x ले लिया मैंने तो 60 गुना x हो गया। अब इनको मैं सॉल्व करूंगा तो आप जरा गुद गौर करके देखो, सर ये 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर होगा और x स्क्वायर इसमें से घटा देंगे तो सर ये रिजल्ट देगा 48x स्क्वायर और बराबर में यह कितना हो जाएगा 240x। सर यहां x से x काट सकते हैं और 48 का 5 गुना कितना होता है सर 240, तो x का मान मुझे कितना पता चल गया 5। और जैसे ही मुझे x का मान 5 पता चल गया तो मैं कह सकता हूं क्या क्या, सर यह मान क्या होगा, तो 7 का 5 गुना कितना 35, यह मान क्या होगा तो 1 का 5 गुना कितना 5, और यह मान क्या होगा तो 60 का 5 गुना कितना 300। इसका मतलब आपको क्या क्या पता चला, आपको यह पता चला कि P और Q को जोड़ने पर तो 35 मिलेगा और P और Q को घटाने पर कितना मिलेगा 5 मिलेगा। और यह बात आपको पता होना चाहिए, किसी भी दो संख्या का योग और दो संख्या का अंतर पता हो, दोनों संख्या निकालना हो तो सिंपल कैसे करते हैं, एक बार इनको जोड़ दो इनका आधा कर दो, एक बार इनको घटा लो और इनका आधा कर दो। तो जैसे ही जोड़ के आधा किया कितना मिला सर 20 मिला, और घटाकर आधा किया कितना मिला सर 15 मिला। इसका मतलब P और Q मेरे पास कितना है 20 और 15। अब हमसे क्या कहा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर R स्क्वायर है, तो रख दो वैल्यू कहीं यहीं पुट कर दो, यहीं कर दो या फिर अगले स्लाइड में देख लो कि सर P का मान 20 है, 20 का स्क्वायर, Q का मान 15 है, 15 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। इनको सॉल्व करूंगा सर ये 400 बनेगा, सर यह 225 बनेगा बराबर R स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर सर 625 मिलेगा। तो R का मान क्या मिलेगा 25 और प्लस माइनस लगा दो, क्योंकि 625 का वर्गमूल कितना आता है 25, तो यहां से हमें पता चल गया कि सर R का मान कितना होगा प्लस माइनस 25 होगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पता है, आसानी से कर लेंगे। अगले को देखिए, अच्छा ये वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है अगले को देखिए क्वेश्चन नंबर 22। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सावधिक जमा में 2 लाख पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 2 लाख रुपया है, उस पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर निवेश कर दिया गया। आगे क्या कह रहा है, हर वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज, ये वाला लाइन अच्छे से पढ़ना, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष के अंत में प्राप्त क्या कह रहा है ब्याज पर 20% काट लिया गया। मतलब क्या है कि सर जैसे मैंने 2 लाख रुपए का निवेश किया उस पर 10% एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो जरा सोच के देखो, अगर 2 लाख का मैं 10% ब्याज लूं तो 2 लाख का 10% ब्याज कितना होगा 20,000। तो जो भी 20,000 ब्याज मिला है ना उसमें से 20% काट लिया जाएगा, ये कहना चाह रहा है ये वाला लाइन में कि हर वर्ष के अंत में जो ब्याज मिलेगा उसका 20% काट लिया जाएगा। तो इसी तरीके से 2 साल के बाद कितना रुपया आपको टोटल मिलेगा ये बताना है, टोटल आपको ब्याज प्लस मूलधन कितना मिलेगा ये बताना है। तो देखो करने के लिए तो आप पूरा मेथड से जा सकते हो, कैसे कि 2 लाख मिला, 2 लाख का 10% निकाला सर 20,000, 20,000 ब्याज हुआ तो 20,000 का 20% निकाल कर क्या करेंगे घटा देंगे और फिर उस तरीके से प्रोसेस करेंगे 2 साल तक और आंसर मेरा आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, डायरेक्ट क्या सोच सकते हैं अगर आप परसेंटेज पे कमांड रखते हैं तो कि सर मुझे हर साल ब्याज कितने % का देना है 10% का, बोलो हाँ या ना। हर एक साल में 10% ब्याज दूंगा, लेकिन जो भी ब्याज मेरा होगा हर एक साल बाद जो भी मेरा ब्याज होगा उसमें से 20% काट लूंगा। तो कहने का मतलब 10 का मैं 20% तो ब्याज कम कर दूंगा, 10 का मैं 20% ब्याज क्या कर दूंगा कम कर दूंगा। सर इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना % कम कर दूंगा मैं 2%। इसका मतलब मुझे ओरिजिनल जो ब्याज देना पड़ रहा है हर साल वह कितना देना पड़ रहा है 10% में से 2% कम, कहने का मतलब 8% का ब्याज देना पड़ रहा है। कि मैं ब्याज 10% का ना लेकर मुझे कितना % का ब्याज मिल रहा है 8% का ब्याज मिल रहा है, क्योंकि हर एक साल 20% काट लिया जाता है। अब मुझसे बोला 2 साल बाद मिश्रधन क्या होगा, तो भैया सिंपल सी बात है कि मूलधन आपके पास कितना है सर 2 लाख है, बोलो हाँ या ना। मूलधन आपके पास कितना है सर 2 लाख है, ठीक है सर मूलधन मेरे पास 2 लाख है। हर साल मुझे ब्याज कितना मिलेगा 8% का, तो पहले साल कितना मिलेगा 108/100, दूसरे साल भी मुझे कितना मिलेगा 108/100। तो यहां से मुझे 2 साल बाद कितना मिश्रधन मिलेगा वो पता चल जाएगा, बोलोगे जी सर, क्योंकि पहले साल भी मुझे 108% मिलेगा मिश्रधन, दूसरे साल भी 108%, क्योंकि मेरे को ब्याज कितने का मिल रहा है हर साल अब 8% का, ना कि 10% का। अब इनको सॉल्व कर लो,
सर ये 2020 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, गुना मुझे करना किसको है? 20 को, 108 को और 108 को। अब पूरा पूरा गुना ना करके थोड़ा सा ऑप्शन छांटने की कोशिश करो। कैसे कि सर मैं गुना करूंगा तो लास्ट में जीरो तो आएगा ही आएगा। तो सर लास्ट में जीरो कहां कहां है? एक तो यहां है और एक यहां है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, क्योंकि यहां 2 जीरो है, जबकि हमें दिख रहा है साफ साफ कि 20 का इन दोनों में गुना करूंगा तो एक ही जीरो लास्ट में आएगा। तो एक जीरो कहां कहां अवेलेबल है? यहां और यहां अवेलेबल है। ठीक है, जीरो अवेलेबल है। अब जीरो के बाद या तो 5 होगा या फिर 8 होगा, चेक कर लो। जैसे मैंने कहा सर 2 में 8 का गुना करूं तो 8 दूनी कितना बनेगा? 16। सर 16 में मैं 8 का गुना करूं तो 16 8 कितना बनेगा? सर 128। और 128 का इकाई कितना है? 8। मतलब जीरो के बाद हमारे पास क्या मिलेगा? 8। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये गलत होगा। अब इनको मैं गुना भी कर लूंगा तो गुना करने पर यही आएगा जो ऑप्शन नंबर डी में है, 233,280। 233,280। क्लियर है ये बातें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डीआई का था, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, और डीआई तो दोनों ही शिफ्ट में बहुत ही आसान पूछा था। देखो सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। ये हिंदी समाचार के लिए डेटा दिया है, ये अंग्रेजी समाचार का डेटा दिया है। अब यहां पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। यहां से यहां आपका क्वेश्चन है, बीसीई शहरों में अंग्रेजी समाचार पत्र। तो अंग्रेजी समाचार पत्र में क्या क्या देखना है? बी और क्या कहा है? सी और क्या कहा है? ई। अंग्रेजी समाचार में क्या देखना है? बी, सी और ई। तो बी ये है, सी ये है और ई ये है। अच्छा ये तो हिंदी है, अंग्रेजी देखो। अंग्रेजी वाला ये है, बी, सी और ई। ठीक है कि अंग्रेजी वाला देखना है, अंग्रेजी में बी, सी ये है। उसका क्या देखना है सर? औसत संख्या। फिर कह रहा है ए और डी के शहरों की हिंदी की संख्या। तो ए और डी हिंदी में क्या देखना है? ए और डी। और उसका भी क्या लेना है सर? औसत लेना है। लिखा है ना, औसत संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ओवरऑल क्या है, अंग्रेजी समाचार पत्र किस किस में? बी, सी, ई में। तो सर बी, सी, ई का औसत निकालना। तो औसत निकालना मतलब क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो सर इनका एवरेज निकालिए, तो इन सबको जोड़ लीजिए। किसको किसको जोड़ोगे? 2000, 1800 और 200। खुद बताओ कितना होगा? ये 3800 और 200, 4000। और औसत निकालना है तो संख्या कितनी हो गई? 3, तो 3 का भाग लगा दिया। फिर हिंदी वाले में क्या कहा? ए और डी। तो ए और डी का योग कितना होगा सर? 5500। और सर औसत कहा है तो किसका भाग लगाना पड़ेगा? 2 का। और इनका ही रेशियो पूछा गया। सॉल्व कर लीजिए सर। सर ये 2 0 2 0 कट जाएगा, ये 5 से 8 बार, ये 5 से कितनी बार? 11 बार। तो इधर तो क्रॉस कर लोगे तो 8 दूनी 16, और इधर क्रॉस कर लोगे तो 11 तिया कितना? 33। 16 रेशियो 33 अपने क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कहां अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके आए थे, ये सबसे आसान क्वेश्चन थे। हालांकि 6 तारीख वाले क्वेश्चन में मैथ के क्वेश्चन इनको छोड़ के बाकी सभी सही लेवल के थे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।